विभिन्न संस्थाओं की, उत्तराखंड से जुड़ी हुई विभिन्न संस्थाओं से आए हुए कीर्तन मंडली की हमारी बहनें, हमारी मातृशक्ति, हमारे सभी भाई जिन्होंने आज यहाँ पर पहुंचकर मनीष जी को अपना समर्थन दिया है, मुझे भी अपना आशीर्वाद प्रदान किया है, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, उपस्थित माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सबका देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और रोहतक की इस वीर भूमि को भी प्रणाम करता हूं। ये रोहतक हरियाणा की वीर भूमि हो जिसने अनगिनत वीर सपूतों को जन्म दिया है, जिन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, अपना बलिदान दिया है। ये वीर भूमि हरियाणा, वीर भूमि रोहतक, वीर भूमि उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड, दोनों में एक बड़ी समानता है। मनीष जी, एक बड़ी समानता है। वो समानता ये है कि जहां हरियाणा के अनगिनत वीर सपूतों ने मां भारती की सेवा में अपने प्राणों की आहुति दी है, वहीं देवभूमि उत्तराखंड के भी अनगिनत वीर सपूतों ने मां भारती की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान दिया है। ये दोनों ही भूमि एक जैसी हैं और आज मैं इस पवित्र भूमि पर आप सबके बीच में इस चुनाव के महासमर में ये धर्म और अधर्म का जो युद्ध हो रहा है, एक तरफ हमारे मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, हमारे मनीष गौतम जी जैसे तपे तपाए सैनिक और हमारे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए नायब सिंह सैनी जैसे युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में धर्म का युद्ध आगे बढ़ रहा है। वहीं आप देख रहे हैं दूसरी तरफ चुनाव के मैदान में जो दूसरी तरफ है, जिनका धर्म से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है, जो धर्म की नीति को नहीं जानते, धर्म को नहीं जानते, केवल और केवल क्षुद्र बातें करते हैं, अधर्म की बातें करते हैं, अन्याय की बातें करते हैं, भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, परिवार की बात करते हैं और साथ में भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भाई बहनों, भाई भतीजावाद की बात करते हैं। इसलिए एक ऐसा समय आ गया है कि ऐसे समय में हमारे रोहतक के लोगों को भी इस पलड़े में खड़ा होना है, ये कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। जब दो पलड़े साथ में चल रहे हो तो ऐसे समय में हमको ऐसे लोगों का साथ देना है जो रोहतक को आगे बढ़ाएं, हरियाणा को आगे बढ़ाएं, न कि अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए अपना काम करें। भाइयों बहनों, मैं आज मनीष ग्रोवर जी के लिए आप सबके बीच में आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं, आपका आशीर्वाद और आपका समर्थन लेने के लिए आया हूं। मनीष ग्रोवर जी ने पिछले 35 वर्षों से 35 वर्ष, ये कोई छोटा कालखंड नहीं होता है, एक बड़ा कालखंड होता है 35 वर्षों का। 3 दशक 5 वर्ष अपने जीवन का अधिकांश समय इन्होंने केवल जनसेवा में लगाया, आपके बीच में रहकर विकास के कामों को आगे बढ़ाया है। भाइयों बहनों, आप सभी के बीच में बीते 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हरियाणा की सरकार के द्वारा भी अनेक कार्य किए गए हैं, जिनका लेखा जोखा रखने के लिए मैं आप सबके बीच में आया हूं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो जनता के समक्ष जब भी चुनाव में जाता है तो अपना रिपोर्ट कार्ड रखता है कि ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है कि मैंने क्या काम किया है, मेरी पार्टी ने क्या काम किया है। हम कांग्रेस और अन्य पार्टियों की तरह जनता को जाति, धर्म, क्षेत्र में बांटकर वोट नहीं मांगते, बल्कि हमारी पार्टी विकास के आधार पर जनता के बीच में जाती है कि इन 10 वर्षों में क्या काम हुआ है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा की सरकार ने अनेक नए कीर्तिमान विकास के क्षेत्र में, यहाँ की उन्नति के क्षेत्र में, यहाँ की प्रगति के क्षेत्र में किए हैं। अगर मैं पिछले 10 वर्षों की बात करूं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, आधारभूत संरचनाओं के क्षेत्र में अभूतपूर्व रूप से काम हुआ है। अगर हम 10 वर्षों में देखें तो हरियाणा में
रोडों के क्षेत्र में मैं सबसे पहले रोडों की बात करता हूँ। अभी मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पर बालकनाथ जी का जो हमारा मठ है, हमारे बाबा मस्त धाम मठ, उस बाबा मस्त धाम मठ में गया और मैं उनसे कह रहा था कि महाराज जी जब आप सांसद थे तो आप तो दिल्ली में कभी रुकते ही नहीं होंगे। मैंने कहा दिल्ली में आपको मकान मिला था, लेकिन मैंने कहा आप उस मकान में कभी रुके क्या? बोले मुझे याद भी नहीं है, यदा कदा जब कोई मीटिंग सुबह 8 बजे होती थी तभी रुकता था, नहीं तो मैं जब से ये मोदी जी की सरकार आई इतने अच्छे हाईवे बन गए हैं कि 60 मिनट भी नहीं लगते हैं यहाँ पहुँचने में दिल्ली से। भाइयों बहनों, पूरे हरियाणा के अंदर अभी मेरे साथ इससे पहले वाली सभा में, मैं पहले सभा में था तो हमारे केंद्रीय मंत्री रहे संजीव बालियान जी, मुजफ्फरनगर के सांसद रहे, वहां से ही मंत्री थे। तो मैंने उनसे पूछा कि कल उत्तराखंड में जो उत्तराखंड का आंदोलन चला, उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए एक बड़ा आंदोलन चला जिसमें हमारी माताओं बहनों ने, हमारे आंदोलनकारियों ने, नौजवानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। भाई सबसे पहले 1 सितंबर 1994 को खटीमा में गोलीकांड हुआ जहां मैं पला बड़ा हुआ। उसके बाद 2 सितंबर को मसूरी में गोलीकांड हुआ और 2 अक्टूबर को दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों पर, हमारी बहनों पर, माताओं पर जिस क्रूरतम तरीके से मुजफ्फरनगर पर गोलीकांड हुआ, मुजफ्फरनगर गोलीकांड, रामपुर तिराहा कांड जिसको कहते हैं, उसकी कल बरसी है। तो मैं बालियान जी से हमेशा कहता हूं कि बालियान जी उस कार्यक्रम में आपको रहना है। मैं अपनी बार चौथी बार वहां जाऊंगा मुख्यमंत्री बनने के बाद। हर वर्ष में बरसी पर वहां नमन करने जाता हूं अपने शहीदों को। तो मैंने उनसे कहा कि आप तो हरियाणा में चुनाव प्रचार में व्यस्त हो, तो इस बार आप कैसे पहुंचेंगे आपके यहाँ? हम कल जा रहे हैं सवेरे। बोले मैं तो आज आप ही के कार्यक्रम के लिए यहाँ रुका हुआ था और आपका कार्यक्रम करने के बाद मुझे कितना घंटा लगेगा? मैंने सोचा कि यहाँ से 4-5 घंटे 6 घंटे तो लगेंगे उनको मुजफ्फरनगर पहुंचने में। बोले मुजफ्फरनगर पहुंचने में केवल मुझे 2 ही घंटे लगते हैं। यमुना के इस पार जो है हरियाणा और हरिद्वार 3 घंटे में पहुंच जाते हैं। देहरादून यहाँ से बहुत कम समय में पहुंच जा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से सड़कों का जाल बिछाया गया है। आज रोहतक में देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा है, जिससे यहाँ की जो ट्रैफिक जाम की समस्या है, वो ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान हुआ है, यातायात भी अच्छा हुआ है। यही नहीं, न्यू ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेस ने आज जहाँ चंडीगढ़ और देहरादून के बीच की दूरी को 5 घंटे से कम करके 2.5 घंटे कर दिया है, यानी कि आधी दूरी हो गई है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हरियाणा के प्रत्येक वर्ग के विकास की, समृद्धि, उत्थान के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से पूरे हरियाणा के रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम किया है। और देश के अंदर कितनी योजनाएं चलाई हैं उनके बारे में अगर मैं वैसे याद दिला देता हूँ कुछ योजनाएं। जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, किसान समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर नल जल से योजना, आयुष्मान भारत योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना। हमारी बहनें बैठी हैं उत्तराखंड में, आज हमारी बहनें, हमारी मातृशक्ति स्वयं सहायता बनाकर एक से एक अच्छे उत्पाद बनाने का काम कर रही है, एक से एक अच्छे उत्पाद बना रही हैं। और उनके उत्पाद इतने अच्छे हैं कि कई बार उनके उत्पाद मल्टीनेशनल कंपनियों को भी फेल कर देते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से भी अच्छी उनकी पैकेजिंग है, उसकी अच्छी क्वालिटी है। वो जहां अपना रोजगार कर रही है, वहीं दूसरे लोगों को भी रोजगार देने का काम कर रही है। ये कैसे संभव हुआ? ये सब रास्ता आसान हुआ, लोगों को एक राह मिली, कौशल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिला। ये अवसर किसी और के कारण से नहीं मिला, ये अवसर मिला है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण से मिला है। भाइयों बहनों, उन्होंने जमीनी स्तर पर अनेक योजनाओं को लाकर लोगों के जीवन को बदलने का काम किया है। इसके साथ ही हमारी हरियाणा की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी कदम उठाए। आज राज्य में कई नए मेडिकल कॉलेज बन गए, IIT, एम्स जैसे
प्रतिष्ठित संस्थान आज हरियाणा के अंदर खुल रहे हैं, जो उन्नत शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, ये सुविधाएं आज प्रदान हो रही हैं। आपके रोहतक में भी पहला MSME का प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया गया है, जो निश्चित रूप से हमारे युवाओं को, नौजवानों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा, उनको हर दृष्टि से सशक्त बनाएगा, उनके कौशल को बढ़ाने का काम करेगा, जिससे कि वो रोजगार की दिशा में भी आगे बढ़ पाएंगे। भाइयों बहनों, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार है, जो हरियाणा के विकास और समृद्धि की गारंटी देती है, शांति की गारंटी देती है, निष्पक्षता की गारंटी देती है, पारदर्शिता की गारंटी देती है। एक तरफ तो यह है, और दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ वही कांग्रेस, वही एक परिवार जो भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, परिवारवाद की बेड़ियों में फिर से पूरे हरियाणा को, पूरे रोहतक को फिर से जकड़ना चाहता है। कांग्रेस पार्टी ने अपने देश की आजादी के बाद लंबे कालखंड तक 60 वर्षों तक इस देश के अंदर किसी पार्टी ने शासन किया है तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। वालों, भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली कोई पार्टी है, भ्रष्टाचार की जननी किसी पार्टी को कहते हैं तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। और इसने देश की जनता को लूटने के सिवा कुछ नहीं किया है। चाहे वो दिल्ली का एक शाही परिवार हो, उनके शहजादे विदेशों में जाकर अनाप शनाप बयान देते हैं, या आपके रोहतक में चमचों का परिवार हो, इन लोगों ने केवल और केवल अपनी जेबें भरने का काम किया है, अपने घर की तिजोरियां भरने का काम किया है। कांग्रेस के शासनकाल में रोहतक हो या पूरा हरियाणा हो, भ्रष्टाचार चरम पर था। हर जगह हुड्डा सरकार के दलाल और डीलर जनता की जेब काटने के लिए 24 घंटे तैयार रहते थे। 108 की तरह उनका जहां भी मौका पड़ता था वो छोड़ते नहीं थे। भाइयों बहनों, नौकरी मांगने जाओ तो उस समय केवल उनको नौकरी मिलती थी जो पर्ची और खर्ची के सिस्टम में फिट बैठते थे। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को नौकरी नहीं मिलती थी। जो पढ़ाई लिखाई करते थे, ये हो सकता है कुछ लोगों को जिनको नौकरी मिली हो वो जरूर उनके गीत गा सकते हैं, लेकिन हरियाणा के अधिकांश लोग आज भी उस शासन को कोसते हैं जहां पर केवल पर्ची और खर्ची का सिस्टम चलता था। युवाओं की योग्यता के साथ छलावा किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। गरीब माता पिता के बेटे बेटी को नौकरी नहीं मिलती थी। भाइयों बहनों, ट्रांसफर और पोस्टिंग पर खुला करप्शन होता था, एक उद्योग के रूप में यह काम होता था। हुड्डा सरकार जन कल्याण नहीं करती थी। हुड्डा सरकार जन कल्याण के बजाय दामाद कल्याण में जुटी रहती थी। दामाद जानते हैं ना, दिल्ली वालों के दामाद, उस कल्याण में जुटी रहती थी। भाइयों बहनों, ऐसी थी हुड्डा सरकार। उस दौरान हुड्डा सरकार को 3D सरकार भी कहा जाता था। 3D, 1D, 2D और 3D, यानी कि दामाद, डीलर और दलालों की सरकार थी। कौन सी सरकार थी? दामाद, डीलर और दलालों की सरकार। क्या सरकार बताइए आप लोग? 3D सरकार। भाइयों बहनों, विकास कार्यों के नाम पर सिर्फ अपने और अपने करीबियों की तिजोरियां भरी गई, जनता को ठगा गया। हर ठेकेदार से यहां पर कमीशन फिक्स हुआ करता था। भाइयों बहनों, इन लोगों ने आपके रोहतक के विकास के नाम पर एक बहुत बड़ा धोखा किया, और वो धोखा किया देश के बलिदानियों के साथ। देश के लिए जितने अपने प्राणों की आहुति दी, कारगिल के युद्ध में जिन शहीदों ने अपना जीवन लगाया, आपको याद होगा। हुड्डा सरकार के दौरान सड़क चौड़ीकरण के नाम पर